तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग स्वरों के वर्गीकरण पर जो है वो वृहद रूप से चर्चा कर रहे थे। ठीक है, स्वरों के कई प्रकार से भेद किए गए हैं। उन भेदों पर हम लोगों ने चर्चा की। 4 वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़े थे। एक था उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर, एक था उत्पत्ति के आधार पर, एक था जिह्वा स्थान के आधार पर, और एक जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वो था ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो 5वां वर्गीकरण है। बहुत ढंग से इसको समझिएगा। ठीक है, 5वां क्या है? तो ये है दोस्तों, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर या मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। ठीक है, तो ये है हमारा 5वां स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर, तो मुख जो है वो कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, मांसपेशियों की दृढ़ता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम से आपको समझाऊं, ताकि आप चीज़ों को बहुत ढंग से समझ सकें। ठीक है, ये फिर से हमारा क्या बना रहा हूँ मैं, मुंह बना रहा हूँ। अब ये मुझे ज़्यादा मुंह बनाने तो नहीं आता, पर जो भी है ये आपका है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा टीथ है ना, दांत वाला हिस्सा, ये ओष्ठ वाला हिस्सा। अब देखिए, ये यहाँ से हमारी ये जिह्वा कनेक्टेड है। ठीक, तो ये जिह्वा की कितनी स्थितियाँ हो सकती है, तो मुख उसी के आधार पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जिह्वा की कितनी स्थितियाँ होगी, देखिए, सबसे पहले जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है वो टॉप में होगा, तालू के पास, टॉप में। ठीक है, और जिह्वा जब तालू के पास होगा तो मुख जो है वो लगभग बंद की स्थिति होगी। देखिए, मुख बंद की स्थिति होगी। ठीक है, तालू के पास होगा तो जिह्वा जो है वो बंद की स्थिति होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिह्वा जब बंद की स्थिति होती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं संवृत। संवृत, ठीक है, क्या कहेंगे, संवृत, टोटल बंद, समवृत, समान वृत्त बना दिया, बंद हो गया, वृत्त बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा स्थिति क्या होगा, तो दूसरा जिह्वा जो है वो संवृत की अपेक्षा थोड़ी खुली होगी, मतलब थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, तो जिह्वा एकदम नीचे होगी, नीचे, पूरा नीचे। ठीक, पूरा खुला होगा मुंह, खुले की स्थिति। तो जब पूरे खुले की स्थिति होगी तब ये होगा विवृत स्वर, विवृत, पूरा खुला। ठीक, और नेक्स्ट स्थिति होगा विवृत की तुलना में ये आधा खुला होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अर्ध विवृत स्वर। क्या कहेंगे, अर्ध विवृत स्वर। आया समझ में? ये पूरी 4 स्थिति के आधार पर 4 स्वर होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा टॉप में, तालू में लगेगी, वहाँ पर संवृत स्वर, उससे थोड़ा नीचे होगा अर्ध संवृत स्वर, एकदम नीचे होगा विवृत स्वर, ये वाला जो पोजीशन है, और उससे थोड़ा सा बंद की स्थिति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विवृत स्वर। और इसी के आधार पर ये 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा,
तो आपके सामने मैंने लिख दिया है। पहला क्या कहेंगे? संवृत स्वर। संवृत स्वर बंद, संकेत के लिए लिख दिया हूं आपके, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। तीसरा विवृत स्वर, और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। ये 4 प्रकार हम लोग देखेंगे अभी, ठीक। अब ये इसका क्या होगा पोजीशन, कैसे, उसको देखते हैं कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए पहला वाला देखिए आप, पहला हम लोग क्या बोले? विवृत, सॉरी संवृत स्वर। संवृत स्वर, और संवृत स्वर मैंने क्या बताया? लगभग बंद की स्थिति, ठीक है, लगभग बंद की स्थिति। तो हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, किसी भी स्वर का जब उच्चारण करते हैं, तो स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जब तालु के निकट होती है, ठीक है, तालु के क्या होती है? निकट होती है, या जिह्वा अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है, और मुख जो है वो लगभग बंद की स्थिति में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी समझदारी जानकारी के लिए परिभाषा, ठीक है। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा तालु के निकट अर्थात अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है, अधिकतम ऊंचाई पर होती है, और मुख लगभग बंद की स्थिति में होता है, बंद की स्थिति में होता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा तालु के निकट, मतलब ऊपर होगा, अर्थात अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है, और मैंने बताया अभी मुख जो है वो लगभग बंद की स्थिति में होगा। देखिए ये वाला पोजीशन, अधिकतम ऊंचाई तालु के निकट और मुख जो है लगभग बंद की स्थिति में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संवृत स्वर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या कितनी होती है देखिए, कौन कौन से कहते हैं पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कौन कौन सा, तो एक है ह्रस्व ई, एक है दीर्घ ई, एक है आपका री, एक है आपका ऊ, और एक है दीर्घ ऊ। तो ये 5 जो है वो क्या है? संवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? ई, ऊ, और री, ठीक है। ई, री, ऊ और ऊ, ठीक। तो ये 5 स्वर जो हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है,
इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है और मुख जो है वो बंद की स्थिति होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, संवृत स्वर। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें दूसरा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अब यहां पर सिंपल है क्या कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा संवृत की अपेक्षा कम ऊंचाई पर हो, ठीक है, संवृत की अपेक्षा कम ऊंचाई पर हो और संवृत की अपेक्षा मुख जो है लगभग बंद की स्थिति में ना हो, ठीक है, या कम बंद की स्थिति हो, वहां पर जो है वो अर्ध संवृत स्वर होगा। देखिए जिन स्वर वर्णों के जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा संवृत की अपेक्षा कम ऊंचाई पर हो, ठीक है, अर्थात मुख आधे बंद की स्थिति हो, मुख आधे बंद की स्थिति में, मुख आधे बंद की स्थिति में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अर्ध संवृत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, अभी हम लोगों ने देखा भी है ना, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला पोजीशन है, ठीक, सेकंड वाला पोजीशन मतलब ये वाला, ठीक, तो ये इससे कम ऊंचाई पर होगा और मुख जो है आधा बंद होगा, पूरा बंद नहीं है, यहाँ तक बंद नहीं है, यहाँ से हल्का आधे बंद की स्थिति में होगा, उसे क्या कहेंगे, संवृत स्वर में अर्ध संवृत स्वर कहेंगे, ठीक है, सॉरी, अर्ध संवृत स्वर। अब यहाँ पर देखिए कितने, तो यहाँ पर याद रखें केवल दो, एक है आ और एक है ए, एक है आ और केवल एक है ए। ये दो स्वरों को आप लोग याद रखिएगा। इन स्वरों को क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध संवृत कहते हैं, ठीक है, अर्ध संवृत कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, आ नहीं आएगा, आ तो उदासीन स्वर हो जाएगा दोस्तों, इसको ए भले ही आएगा, इसको एक सुधार लीजिए, ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, है ना। आ एक्चुअल में उदासीन स्वर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ए आएगा और ओ आएगा, ए ओ, उच्चारण करके देखिए, ए ओ, है ना, ए ओ, आ नहीं होगा, आ उदासीन है, वो जहाँ पर है वहीं पर स्थित है, ए ओ ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्वरों को आपको याद रखना है, अर्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत की अपेक्षा ये कम ऊंचाई पर आपको मिलेंगे। जैसे ई है तो ए है, ई की अपेक्षा ये जिह्वा का जो ऊपरी सिरा है वो हल्का सा आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। री है, री में टॉप में है, फिर उससे थोड़ा ओ है तो उसके नीचे, ठीक। तो इसके याद रखिएगा अर्ध संवृत स्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा विवृत स्वर के विषय में। विवृत स्वर,
विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों का कर लीजिए उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के सबसे नीचे भाग में हो, ठीक है, सबसे नीचे भाग में हो, अर्थात मुख पूर्णतः खुले की स्थिति हो, खुले की स्थिति हो, उसे मुख पूर्णतः खुले की स्थिति हो, उसे विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विवृत। विवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के सबसे निचले भाग में हो, ठीक है, मुख के सबसे नीचे भाग में हो, अर्थात मुख जो है वो पूरे खुले की स्थिति में हो, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला पोजीशन, ये जो अंतिम वाला पोजीशन मैंने आपको बताया था, ये वाला है ना, ये वाला लास्ट पूरे खुले की स्थिति में मुंह फाड़ के, और मुंह फाड़ के खुलता है तब जब हम आ करके चिल्लाते हैं तब। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही वर्ण विवृत स्वर के अंतर्गत आता है, और वो जो स्वर है वो है आ। क्या है? आ, ठीक है, याद रखिएगा, विवृत स्वर एक ही है और वो है आ, ठीक। आ, जिह्वा एकदम नीचे, मुख पूरा खुला, तो हमारे परिभाषा को भी पूर्णतः सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट और अंतिम बिंदु पर हम बात करते हैं, और वो है अर्धविवृत स्वर। चौथा, अर्ध विवृत स्वर। आप सीधा सीधा इसी में से लिख दीजिए, विवृत स्वर के उच्चारण में अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण में जिह्वा विवृत की तुलना में कम खुला होता है, कम खुला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो है विवृत की तुलना में कम खुला होता है, ठीक है, या उससे थोड़ा सा बंद की स्थिति में, कम खुली स्थिति में होती है, उसे अर्धविवृत कहते हैं, ठीक। अब अर्धविवृत की संख्या कितनी है? तो देखिए, इसमें एक निकल गया, अर्ध संवृत्त में 2 निकल गया, 2 और 1 3, और संवृत्त में 5 निकल गया, तो 5 और 3 8। तो इसमें कौन कौन से बच गए मित्रों?
तो इसमें बच गए आपके अ, इसमें बच गया आपका ए, इसमें बच गया आपका औ। ठीक है, 5 3 8 और 3 11। तो ये तीन जो है वो अर्ध विवृत स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्ध। अ मैंने बताया अ कम ऊंचाई पर वहीं के पोजीशन में अटक जाएगा जहां पर है, इसलिए उसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। ए तो ये थोड़ा सा नीचे जाता है। औ, ओ की अपेक्षा औ में जीवा नीचे रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कम खुला रहेगा किसकी तुलना में? विवृत की तुलना में। विवृत में आ पूर्णतः खुला होता है। ठीक, तो ये थे 4 प्रकार मुख की मांसपेशियों के आधार पर या मुख के खुलने के आधार पर हम लोगों ने जो है वो इसका वर्गीकरण देखा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? तो अब बात करते हैं हमारा मेहमान स्वर, आगत स्वर। एक स्वर है औ, और ये आप जानते ही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मेहमान स्वर, आगत स्वर, गृहीत स्वर, विदेशी स्वर। और ये किस में आता है? तो ये बिल्कुल अर्ध विवृत में ही आएगा। लेकिन यदि संख्या पूछेगा तो अर्ध विवृत की आपको ये 3 ही काउंट करने हैं। ठीक है, 3 ही काउंट करने हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा 5वां वर्गीकरण। अब देखिए 6वां वर्गीकरण। 6वां वर्गीकरण हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। ठीक है, तो जाति मतलब वो किस जाति से है। किस जाति मतलब यहाँ पर उसके उच्चारण की जाति है ना, उच्चारण करने का जो है वो मुख के अव्यय कौन कौन से अव्यय एक साथ जो है वो सक्रिय हैं, उसकी जाति। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो कम पूछा गया है। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न, जब हम प्रयत्न करते हैं तो क्या वो उसी जगह से बोली जाती है? तो इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं और आप उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हम लिख लें सजातीय स्वर। क्या? पहला यहां पर लिख लीजिए आप सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। और दूसरा हम बात करें विजातीय स्वर। पहला क्या है? सजातीय स्वर। दूसरा क्या है? विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर किसे कहेंगे? तो सजातीय स्वर देखिए एक ही जाति के आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री दीर्घ री। ठीक है, ये क्या है? एक ही जाति के स्वर हैं। क्या है? एक ही जाति के स्वर हैं। इनका आप उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण प्रयत्न देखिए, है ना, उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण प्रयत्न देखिए, एक ही है, इसीलिए इसको सजातीय स्वर कहा जाता है। और विजातीय स्वर की बात करें, विजातीय स्वर, तो यहाँ पर विजातीय स्वर इसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिए अलग अलग, ये विजातीय स्वर है। ठीक है, ये विजातीय स्वर है, ये विजातीय स्वर है। तो इसके साथ जो भी ये सजाती और इसके नीचे आपको जिसके साथ जो भी जुड़ा हुआ दिखेगा वो कहलाएगा विजातीय स्वर। क्या कहलाएगा? विजातीय स्वर। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 6वां देखिए, आप लोगों के बुक में जितना वर्गीकरण नहीं होगा उससे ज़्यादा तो मैं ही बता दूंगा आपको। खैर, ये सारी चीज़ें आप चाहे CG PSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, CG व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हो,
आपको इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा अगर आपने इस सेशन को, इसके पहले वाले सेशन को आपने ढंग से देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है हमारा 7वां। ठीक है, क्या? प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, देखिए प्रकृति या स्वभाव के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, या इसी को कहता है निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर। दूसरा है मित्रों इसी में अनुनासिक स्वर, या इसी को कह देते हैं सानुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर। अब ये क्या है? देखिए अनुनासिक, ठीक है, नासिक, नासिका में एक प्रत्यय लगा है, नासिक बना है वो, ठीक है, नासिका से, तो जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से होता है वो अनुनासिक। ठीक है, अब यहां पर 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक अनुस्वार, अनुस्वार, तो ये है अनुस्वार दोस्तों। क्या? ऊपर जो बिंदी लगती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और एक है अनुनासिक, अनुनासिक, तो अनुनासिक जो ऊपर चंद्र बिंदी लगती है उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब ये अनुस्वार और अनुनासिक ये अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, ये अनुनासिक अलग पृथक से इसको वर्ण नहीं माना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुनासिक एक अलग से हम लोग इसको स्वरों में भले गिनती कर देते हैं अनुनासिक स्वर करके, लेकिन अनुनासिक की गिनती, इसकी कोई भी गिनती मात्रा में नहीं होती, बल्कि अनुस्वार में मात्रा में इसकी गिनती होती है। अगर मैं इन दोनों के भेद पर बात करूं तो आधा घंटा लगेगा। ठीक है, इन दोनों में अनुस्वार और अनुनासिक में 9 से 10 अंतर हैं, जिसको समझना चाहिए। अगर आप एक ढंग से किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके विषय में आपको जानना चाहिए। ठीक, तो आगे की कक्षा जैसे होगी तो हम इस पर बिल्कुल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अभी आप समझ लीजिए ये चंद्र बिंदु वाला जो है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनुनासिक में अनु प्लस नासिक। ठीक है, हम कोई भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो आप जानते हैं मुख से कुछ ना कुछ प्राणवायु, हवा जो है वो बाहर की ओर निकलती है। प्राणवायु किसे कहते हैं? जो हम वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो जो हवा बाहर निकलती है मुख से उसे हम प्राणवायु कहते हैं। अब यहाँ पर अनुनासिक का अर्थ देखिए, अनु मतलब पीछे, नासिक में एक प्रत्यय लगा है नासिका से संबंधित, तो जब या सानुनासिक, सा सहित किसके? नासिका के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो प्राणवायु है वो केवल मुख से, ठीक है, केवल मुख से बाहर निकलती है। ठीक, तो वहां पर अनुनासिक होता है। आप ढंग से समझेंगे, केवल मुख से बाहर निकलती है, अनुनासिक होता है, और जहां मुख से और नासिका दोनों से बाहर निकलती है वहां पर सानुनासिक स्वर होता है। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए
अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु मतलब हवा केवल मुख से सीधे या कंपन के साथ सीधे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अनुनासिक या निर्नुनासिक में, ठीक है, अन मतलब नहीं, नासिका तो नासिका से नहीं निकलती है, निर मतलब नहीं, दोनों को ध्यान रखेंगे। अन मतलब नहीं, निर मतलब नहीं, तो जो हवा नासिका के पीछे बाहर नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है, वो अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर उसको हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के साथ प्राणवायु मतलब हवा, मुख के साथ नासिका से भी निकलती है, निकलती है, उसे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए, अनुनासिक, अन मतलब नहीं, निर मतलब नहीं, तो नासिका से नहीं निकलती है हवा, प्राणवायु। जिन स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु नासिका से नहीं निकलती है, केवल मुख से निकलती है, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उसे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो इसकी संख्या है मित्रों 11, ठीक, 11। अब ये 11 कौन कौन से? तो आप बहुत ढंग से इसको समझिएगा। देखिए, आ ई, दीर्घ ई, री, उ, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ये 11 जो हैं, ये 11 क्या कहलाते हैं? अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। बहुत ढंग से आपको इसको समझ के ध्यान रखना है, याद रखना है। इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। ये 11 के 11 जो स्वर हैं वही अनुनासिक या निर्नुनासिक कहलाता है, ठीक। तो फिर अनुनासिक या सानुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो इन्हीं 11 को देखिए, आ,
ई, दीर्घ ई, री, ऊ, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ। ये 11 के 11 अनुनासिक स्वर सानुनासिक स्वर तब कहलाएंगे जब इसके ऊपर हम चंद्र बिंदी लगा देंगे। ठीक है, जब इसके ऊपर हम चंद्र बिंदी लगा देंगे तब ये क्या बन जाते हैं, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर बन जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर। ठीक है, तो यही 11 के 11 अनुनासिक कहेंगे। यही 11 के 11 जब चंद्र बिंदी के साथ आ जाएगा अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये था प्रकृति स्वभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको बहुत ढंग से समझना है मित्रों, इसमें बहुत सारे भेद हैं। हालांकि अभी आपसे चर्चा करने का उस समय नहीं है। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आ में चंद्र बिंदी लगाया लेकिन ई में नहीं लगाया है। ठीक है, जैसे ए में ओ में नहीं लगाया, तो इसका मतलब कुछ रीजन होगा। आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर ये शिरो रेखा कहलाती है। कोई भी वर्ण जब हम लिखते हैं, कोई भी वर्ण जैसे ग लिखा तो ये ऊपर शिरो रेखा कहलाती है। शिरो रेखा के ऊपर कोई भी वर्तनी लगी हो, जिसको आप मात्रा बोलते हैं, कोई भी वर्तनी लगी हो तो वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदी लगाते हैं। चंद्र बिंदी के स्थान पर क्या लगाते हैं, केवल बिंदी लगाते हैं। हालांकि वो अनुनासिक ही है, वो अनुस्वार नहीं गिना जाता है। जैसे कुछ शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक शब्द है ईंट। ठीक है, ईंट। जैसे एक शब्द है गोंद, गोंद। इन सभी में, ईंट में, गोंद में, इन सब में क्या लगा है मित्रों, इन सब में अनुनासिक लगा है, सानुनासिक लगा है। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके भी बहुत सारे नियम कानून हैं। मैंने बताया अभी ये समय नहीं है। मैं देखिए अभी इसी पे एक एक चीज़ पे अगर डिस्कस करने जाएं तो हमको 1 घंटा लग जाएगा मित्रों। ठीक है, 1-1.5 घंटा फिर लग जाएगा। तो इसको मैं फिर किसी दिन चर्चा में लूँगा। यदि आप ये क्लास देख रहे हैं और आपको ये जानना है तो इसको धड़ाधड़ कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स आपके जितने अधिक आएंगे, अगर आपको लगेगा आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और आपने कमेंट किया तो मैं बिल्कुल उसका एक अलग से क्लास लेकर उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने पूरा स्वरों का जो है वो बात कर लिया। ठीक है, पूरे स्वरों की हम लोगों ने बात कर ली। अब एक वर्ण, इसमें एक वर्ण अलग से जोड़ा जाता है जिसको हम अयोगवा वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी व्यंजन वर्ण पूरा बाकी है, लेकिन आप क्या बचपन से हम लोग पढ़े हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम आहा। तो ये अम और आहा जो है, ये आप ढंग से ध्यान रखिएगा, ये क्या नहीं है, ये स्वर वर्ण नहीं है या व्यंजन वर्ण नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण हम लोग बात करेंगे अब अयोगवाह वर्ण। ठीक है, तो ये अयोगवाह वर्ण जो है वो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखिए हम लोग क्या है, जो बचपन से पढ़े अनार के आ, आम के आ, इमली की, इक के ई, री उ ए ऐ ओ औ और अम आहा बोल जरूर देते हैं स्वर, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और ये पूरा का पूरा डिटेल हम लोग करेंगे कि मूल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, मानक स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। अभी हम बात करेंगे अयोगवाह वर्ण की। तो ये अयोगवाह वर्ण होता क्या है, तो मैंने बताया ये ना तो स्वर हैं ना व्यंजन है, परंतु हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान प्राप्त है। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। एक तो है ये अम, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार, शिरो रेखा के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, इसे हम जानते हैं किस नाम से, अनुस्वार। और एक होता है ये
विसर्ग, इसको हम किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से। ठीक है, अब इसको देखें अनुस्वार, अनु मतलब पीछे, स्वर मतलब स्वर के, सीधा सीधा यहाँ से स्वर। विसर्ग विशेष रूप से सृज धातु से सर्ग बना है, सृज से सर्ग, और सर्ग में वी प्रत्यय लगा है। विशेष रूप से सर्ग मतलब सृजन करना, उत्पन्न करना, ये विसर्ग। देखिए इसके अगर मैं उसकी बात करूं व्याख्या की, तो इसका व्याख्या भी मैंने बताया हिंदी अथाह है, और इसकी भी अगर हम लोग वर्णन करें दोस्तों तो 1 घंटा 2 घंटा ना जाने कितना समय लग सकता है। ठीक, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकता है वहीं तक सीमित रखना चाह रहा हूं। ठीक है, पहली चीज ये याद रखेंगे, अयोग व वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अयोग व वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, तो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको एक अलग से वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर बात करें अयोग व वर्ण किसे कहते हैं, तो आप देखिए आ प्लस योग प्लस वाह शब्द से बना है। आ का अर्थ उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, और उपसर्ग का आ के रूप में जब प्रयोग होता है तो उसका अर्थ लिया जाता है नहीं। योग मतलब होता है जुड़कर, और वाह का अर्थ होता है वहन करना। वहन करना मतलब वहन क्या शब्द है, इसमें भी आप लोगों को मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। वहन क्या होता है दोस्तों, तो एक आपने शब्द सुना होगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रिंसिपल। समझ गए? मतलब राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो गया, विदेश दौरे में कहीं कुछ हो गया है, तो उसके कार्य को अपने ऊपर लेकर वहन करने वाला, ढोने वाला, उसी को बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की तबीयत खराब है, उसका पद रिक्त हो गया, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर उसके कार्य को अपने ऊपर लेकर ढोने वाला, वहन करने वाला कार्यवाहक, यही इसका अर्थ होता है। तो अयोग वाह वर्त मतलब वे वर्ण जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। अब वे किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ये भी एक तो समस्या है। ठीक है, तो आप देखिए किसके साथ, तो बड़े ढंग से याद रखेंगे, हालांकि इन शब्दों से स्पष्ट है। अनु मतलब पीछे, स्वर मतलब स्वर के, तो जो वर्ण, वे वर्ण, मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वे वर्ण जो कभी भी स्वरों, कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते या नहीं जुड़ते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अयोग वाह वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? अयोग वाह वर्ण कहते हैं। अब ये व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर कभी भी प्रयोग में नहीं आते हैं। ये व्यंजन वर्ण के साथ कभी भी जुड़कर जो है वो प्रयोग में नहीं आते हैं। आप ढंग से इसको याद रखना। तो किसके साथ जुड़कर प्रयोग में आते हैं? ये केवल और केवल स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं, स्वरों के साथ जुड़कर प्रयोग में आते हैं। उसे हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। यदि बात करें हम अनुस्वार की, ठीक है, बात करें अनुस्वार की, तो आप देखेंगे जैसे एक शब्द है, एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, प्रातः, ठीक है, प्रातः, अंत तो खैर स्वरों के साथ ही है। जैसे ले लें कंचन, ठीक है। अब ये अनुस्वार आपको दिख रहा है, क के साथ लगा है, विसर्ग दिख रहा है त के साथ लगा है, लेकिन इसका त और क क्या है? व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण के साथ ये कभी भी जुड़कर वहन नहीं होते या जुड़कर प्रयोग में नहीं आते। ये केवल और केवल स्वरों के साथ जुड़कर प्रयोग होते हैं। अभी मैंने कहा, तो ये कैसे इसमें प्रयोग आ रहे हैं? तो ये इसमें प्रयोग नहीं आ रहे हैं। ये आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्र, मैं ये समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, प्र
और त के साथ हलंत लगा देंगे, आ अलग निकल जाएगा और आ के साथ जो है वो विसर्ग प्रयोग हुआ है और आ जो है वो स्वर है मित्रों। आ क्या है? स्वर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आ क्या है यहाँ पर? स्वर है। दूसरा जैसे हम लोग कंचन, तो क में आ अलग कर देंगे और आ में विसर्ग का प्रयोग हुआ है और इधर च है और इधर न है, ठीक। तो ये भी किसके साथ प्रयोग में आया है? ये भी स्वरों के साथ प्रयोग में आया है, ठीक। तो अयोगवाह वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, या अयोगवाह वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जो कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर प्रयोग नहीं होते हैं, हमेशा और हमेशा स्वरों के साथ मिलकर प्रयोग होते हैं। और इसकी संख्या कितनी है अगर ये पूछी जाती है तो इसकी संख्या 2 है, एक है अनुस्वार, एक है विसर्ग, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने जो स्वरों का वर्गीकरण था पूरा 7 वर्गीकरण पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अयोगवाह वर्ण जो अलग से हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, इस पर भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल आप जो है वो लिख सकते हैं, या इसके बारे में और जिसको जानने की इच्छा हो वो भी लिख सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम व्यंजन अब जो स्टार्ट करेंगे, व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्लास में व्यंजन वर्ण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।